कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है इस समय हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आज एक नया टॉपिक आपका हिस्ट्री के अंदर लेके आए हैं और वो हिस्ट्री के अंदर जो नया टॉपिक है उसका नाम है महाराणा कुंभा। टॉपिक का नाम क्या है? महाराणा कुंभा। जो एक नया टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं, मेवाड़ के एक महानतम शासक जिन्होंने अपनी वीरता, अपने सांस्कृतिक उपलब्धियों या फिर अपने पराक्रम के फलस्वरूप में मेवाड़ को एक उन्नति की राह पर मेवाड़ के गौरव को बनाने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो बालकों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है महाराणा कुंभा। और महाराणा कुंभा ने जो शासन किया है 1433 से 1468 तक शासन किया है। ठीक है बेटा, इन्होंने जो शासन किया है 1433 से 1468 तक इन्होंने शासन किया है। किसने? महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा के बारे में बात की जाए तो हम कहेंगे इनके पिता का नाम मोकल तथा माता का नाम सौभाग्य देवी था। पिता का नाम क्या है? महाराणा मोकल। माता का नाम क्या है? सौभाग्य देवी। ठीक है बेटा, पिता का नाम क्या है? महाराणा मोकल। माता का नाम क्या है? सौभाग्य देवी, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। इन्होंने इनकी माता पिता का नाम है। ठीक है, अपनी पराक्रम, अपने युद्ध कौशल, काफी कठिनाइयों के बावजूद भी महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के गौरव को एक पराकाष्ठा पर गौरवान्वित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगर बात की जाए, प्रारंभिक कठिनाइयों की बात की जाए तो हम कह सकते हैं शासक बनने से पूर्व उन्हें काफी आंतरिक एवं भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। महाराणा कुंभा जब शासक बने उससे पूर्व काफी उनके पास में समस्या आई, काफी आंतरिक आई, काफी भारी समस्या आई। इन सारी समस्याओं का इनको क्या करना पड़ा? सामना करना पड़ा। मेवाड़ के महाराणा क्षेत्र सिंह की उपपत्नी की संतान चाचा और मेरा उसके पिता मोकल की हत्या कर मेवाड़ की राजगद्दी पर मेवाड़ का अधिकार करने का प्रयास किया, लेकिन मेवाड़ के अंदर दो सरदारों का गुट बन गया। कितना बन गया? दो सरदारों का गुट। एक तरफ देखा जाए तो महाराणा कुंभा का गुट था, तो दूसरी तरफ जो गुट देखा जाए तो दूसरा जो गुट था उसके जो विरोधी चाचा और मेरा महपा वो पावा के समर्थकों का था। फलस्वरूप में सबसे पहले महाराणा कुंभा के सामने जो चुनौती थी वो चुनौती ये थी कि किस तरीके से इनको विद्रोहियों का दमन किया जाए और शासन को स्थापित किया जाए। उन्होंने रणमल और राघव देव के नेतृत्व में एक सेना भेजी जिसने शीघ्र ही क्या किया? विद्रोहियों का दमन कर दिया। रणमल और राघव देव के नेतृत्व में एक सेना भेजी जिसने शीघ्र ही विद्रोहियों का क्या कर दिया बेटा? दमन कर दिया। और विद्रोहियों का दमन करने में और समर्थकों को और उसके समर्थक मारे गए। किंतु चाचा का पुत्र एका और महपा पावा दोनों की दोनों, एका और महपा पावा दोनों की दोनों भागकर कहां चले गए? ये गुजरात के सुल्तान के पास में शरण में चले गए। तो यहाँ पर जो सामंत जिनके बारे में बात की जा रही है, जो सामंत अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था, उन्होंने भी वापस अपने आप को कुंभा के अधीनस्थ कर दिया। फलस्वरूप में जब ये यहाँ पर किसकी शरण में चले गए हैं? मालवा की शरण में चले गए हैं। कौन? ये दोनों जब मालवा की शरण में चले गए तो मालवा के सुल्तान को कुंभा एक पत्र लिखकर महपा को सौंपने के लिए कहते हैं। उन्होंने एक पत्र लिखा। पत्र लिखने के फलस्वरूप में उनसे कहा कि आप महपा को मुझे सौंप दीजिए, लेकिन
क्या होता है कि मेवा को सौंपने से सुल्तान क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं। अब देखिए मालवा और मेवाड़ के बीच में संघर्ष के कारण, देखिए दोनों की दोनों पड़ोसी राज्य है, मालवा और मेवाड़। मालवा और मेवाड़ दोनों में संघर्ष का जो कारण है, दोनों क्या है, पड़ोसी हैं। पड़ोसी के फलस्वरूप में बिना मालवा एवं मेवाड़ दोनों की दोनों अपनी शक्ति को क्या करना चाहते हैं बेटा, बढ़ाना चाहते हैं। और जब शक्तियों को दो व्यक्ति आपस में बढ़ाना चाहेंगे तो संघर्ष होना तो क्या हो जाएगा, स्वाभाविक हो जाएगा कि वो संघर्ष भी करना है, तो संघर्ष होना क्या हो जाएगा, स्वाभाविक हो जाएगा। फलस्वरूप में यहाँ सुल्तान है वो मेवा को सौंपने से मना कर देता है, जो कि कौन कहते हैं, उनके जो पिता है, सॉरी जो कि कुंभा के द्वारा क्या कहा गया कि इनको मुझे सौंप दिया गया। फलस्वरूप में युद्ध होना क्या हो गया, स्वाभाविक हो गया। और युद्ध होना स्वाभाविक होने के फलस्वरूप में अगर देखा जाए तो 1437 के बेटा देखना 1437 ईस्वी में दोनों की सेनाओं के मध्य में कौन सा युद्ध हुआ है, सहारनपुर का युद्ध हुआ है। कौन सा युद्ध हुआ है बेटा, सहारनपुर का युद्ध हुआ है। किसके बीच में हुआ है, मालवा और मेवाड़ की दोनों की सेना के बीच में सहारनपुर का घोर युद्ध हुआ है। इस युद्ध के अंदर किसकी विजय हुई है, विजय कुंभा की हुई है। किसकी हुई है, कुंभा की विजय हुई है इस युद्ध में। ध्यान रखिएगा 1437 के अंदर दोनों में जो संघर्ष हुआ है इसमें कुंभा की विजय हुई है। सुल्तान युद्ध में युद्ध क्षेत्र से भाग गया। भागते हुए सुल्तान के पीछे कुंभा उसका पीछा करता करता कहां तक पहुंच गया, मालवा तक पहुंच गया। मालवा पहुंचने के पश्चात में बेटा क्या हुआ, मालवा पहुंचने के पश्चात में आगे ये होता है कि जैसे ही मालवा पहुंचता है, मालवा पहुंचने के पश्चात में वह उसको पकड़कर ले आता है सुल्तान महमूद को, और पकड़कर लाने के पश्चात में उसको अपने यहाँ चित्तौड़ में 6 माह तक कैद रखता है। कितने माह तक कैद रखता है, 6 माह तक कैद रखता है। और कैद रखने के पश्चात में उसे बिना शर्त छोड़ देता है। लेकिन महमूद खिलजी अपनी पराजय का बदला लेने के लिए 1443 में फिर आक्रमण करता है। महमूद खिलजी अपनी पराजय का बदला लेने के लिए 1443 ईस्वी में फिर क्या करता है, आक्रमण करता है। और आक्रमण कर कुंभा के दुर्ग किले के नीचे वीर माता के मंदिर के पास अपना अधिकार करने का प्रयास करता है। उधर कुंभा उस विद्रोह को दबाने के लिए वीर सिंह के नेतृत्व में एक सेना को भेजते हैं, मजबूत सेना को भेजते हैं। लेकिन 7 दिन चले भयंकर युद्ध में वीर सिंह और उनके साथी जब मारे जाते हैं तो फलस्वरूप उस मंदिर के ऊपर इनका क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। लेकिन उसके पश्चात में इसके लिए उसको महमूद की सेना को काफी क्षति भी उठानी पड़ती है। फलस्वरूप में चित्तौड़ पर अधिकार करने का प्रयास करता है, किंतु उसको सफलता प्राप्त नहीं होती है। उसके पश्चात 1443 के बाद में जो नेक्स्ट जो आक्रमण होता है वो होता है 1446 में। और 1446 के अंदर जो आक्रमण होता है मांडलगढ़ और चित्तौड़, मांडलगढ़ और चित्तौड़ दोनों पर क्या किया जाता है, अधिकार किया जाता है, उनका आक्रमण किया जाता है। लेकिन यहाँ पर भी क्या होता है, महमूद को कोई सफलता प्राप्त नहीं होती है। बेटा ध्यान रखना 1446 में भी आक्रमण किया है, लेकिन यहाँ पर भी क्या हुआ है, सफलता प्राप्त नहीं हुई है। उसके बाद महमूद ने 1456 में मांडलगढ़ पर अधिकार करने का अंतिम प्रयास करता है। कब करता है, 1456 में मांडलगढ़ पर। लेकिन यहाँ पर भी उसको सफलता प्राप्त नहीं होती। एक बार यहाँ पर दोबारा से देख लेते हैं। महाराणा कुंभा 1433 से 1468 ईस्वी तक शासन किया है। मेवाड़ के सिंहासन पर 1433 ईस्वी में महाराणा कुंभा बैठते हैं। जब बैठे तो काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। पिता का नाम महाराणा मोकत, माता का नाम सौभाग्य देवी है। इस समय जब उन्होंने किया तो काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अपने पारिवारिक लोगों से ही संघर्ष करना पड़ा है। इस समय अगर बात की जाए तो सामंतों ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। जब सामंतों ने स्वतंत्र घोषित कर दिया तो फलस्वरूप में
अगर देखा जाए तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय जो दो गुटों में पूरा सामंत बढ़ चुके थे। एक जो गुट था वो महाराणा कुंभा का समर्थक था, दूसरा गुट महाराणा कुंभा के विरोधियों का समर्थक था। ठीक है, तो उसको दबाने के लिए नरमल को भेजा गया। फलस्वरूप में विद्रोहियों का दमन किया गया, जिनमें उसके एक महबा पवार और एक का दोनों भागकर महमूद खिलजी के यहाँ मालवा जिले में शरण ले ली। फलस्वरूप में जो वहां शरण ले ली तो मालवा और मेवाड़ का संघर्ष होना स्वाभाविक हो गया। लेकिन संघर्ष का महत्वपूर्ण कारण यह था कि मालवा भी अपनी सीमाओं को विस्तार करना चाहता था और मेवाड़ भी करना चाहता था। फलस्वरूप में संघर्ष भी असंभावित था। इधर महाराणा कुंभा ने पत्र लिखकर सुल्तान से कहा कि महबा पवार को मुझे सौंप दिया जाए। सुल्तान ने बिल्कुल मना कर दिया। जब सुल्तान ने मना कर दिया तो उसका परिणाम ये हुआ कि आगे चलकर 1437 में दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जिसका नाम था सारंगपुर का युद्ध, जिसमें महाराणा कुंभा की विजय हुई और महमूद को बंदी बनाकर 6 माह तक रखा गया। उसके पश्चात उसको छोड़ दिया गया। लेकिन अपनी पराजय का बदला लेने के लिए उसने 1443 में फिर आक्रमण किया, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। 1446 में मांडलगढ़ और चित्तौड़ पर आक्रमण किया, लेकिन यहाँ पर भी उसको सफलता नहीं मिली। 1456 में मांडलगढ़ पर अधिकार करने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पर भी महमूद को सफलता प्राप्त नहीं हुई। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा कि इतना भी प्रयास करने के बाद में जब उसको सफलता प्राप्त नहीं हुई तो उसके परिणाम में क्या है, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं कि मेवाड़ और गुजरात संबंध, मेवाड़ गुजरात संबंध के बारे में पढ़ने आगे नहीं जो टॉपिक हमारा है मेवाड़ गुजरात संबंध। मेवाड़ गुजरात संबंध के बारे में अगर बात की जाए, कुंभा के समय गुजरात में अव्यवस्था समाप्त हो चुकी थी। वहां का शासक अपने प्रभाव के विस्तार के लिए लड़ाई कर मालवा और मेवाड़ के बीच चलने वाले संघर्ष के तथा सोई तथा गुजरात की राजनीतिक स्थिति ने मेवाड़ और गुजरात के बीच संघर्ष होना आवश्यक कर दिया था। अब देखिए, सोई और गुजरात की जो राजनीतिक जो स्थिति थी, इस स्थिति को देखते हुए मेवाड़ और गुजरात के बीच में संघर्ष जो था वो संघर्ष होना क्या हो गया था, स्वाभाविक हो गया था। और 1456 में फिरोज खान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शम्स खान नागौर की गद्दी पर बैठा, किंतु फिरोज के छोटे भाई मुजाहिद खान ने शम्स खान को पराजित करके नागौर का अधिकार कर लिया। अब देखिए, शम्स खान फिरोज खान की मृत्यु के बाद में नागौर के सिंहासन पर कौन बैठा है, शम्स खान बैठा है। लेकिन शम्स खान ने नागौर के सिंहासन पर बैठा तो उसके जो छोटा भाई जो फिरोज था उसने उसको पराजित कर दिया। उसका जो छोटा भाई फिरोज था, छोटे भाई फिरोज ने उसको क्या कर दिया, फिरोज के छोटे भाई ने मुजाहिद खान ने शम्स खान को पराजित करके नागौर पर अधिकार कर लिया। इधर की साइड में शम्स खान क्या अपने राज्य सिंहासन को प्राप्त करने के लिए किसकी शरण में चला जाता है, कुंभा की शरण में चला जाता है। कुंभा उसको सहायता देता है और फिर उसको गद्दी पर बैठा देता है। लेकिन यहीं पर स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन आता है। परिवर्तन ये आता है कि नागौर का जो फिर ये क्या किले की अपनी मरम्मत करवाना प्रारंभ कर देता है, जो कुंभा को बिल्कुल रास नहीं आता है। फलस्वरूप में कुंभा क्या करता है, इसके ऊपर क्या करता है, आक्रमण कर देता है। जब आक्रमण कर देता है तो आक्रमण करके उसका अधिकार कर लेता है। शम्स खान ने गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के साथ अपनी लड़की का क्या कर देता है, विवाह कर देता है। इधर शम्स खान इधर शम्स खान अपनी पुत्री का विवाह, अपनी लड़की का जो विवाह है गुजरात के जो शासक है उसके साथ में अपनी पुत्री का विवाह कुतुबुद्दीन के साथ में कर देता है। कुतुबुद्दीन के साथ में क्या कर देता है, विवाह कर देता है और मेवाड़ के विरुद्ध सहायता प्राप्त करता है। प्राप्त करता है। ठीक है, अब मेवाड़ के विरुद्ध सहायता यहां प्राप्त कर लेता है। तो फलस्वरूप में अब यहां पर क्या होता है के लिए रवाना होते हैं। सुरोई के देवगढ़ शासक से प्रार्थना पर सेनापति मलिक सहवाग और आबू पे विजय के लिए भेजा जाता है।
कुंभलगढ़ की तरफ चला जाता है। इतिहास का परिष्ठा के अनुसार राणा से धन मिलने के बाद सुल्तान क्या होता है, गुजरात वापस लौट जाता है। यहाँ पर परिष्ठा कहता है कि राणा उसको क्या देता है, धन दे देता है। धन देने के बाद में वह कहाँ पर चला जाता है, गुजरात वापस चला जाता है। और गुजरात वापस चला जाने के स्वरूप में इसी समय कुतुबुद्दीन के सामने महमूद खिलजी के प्रतिनिधि ताज खान ने मेवाड़ पर गुजरात मालवा की संयुक्त आगमन करने की योजना बना रखी थी, जिसके अनुसार मेवाड़ और दक्षिणी भाग पर गुजरात तथा मेवाड़ की खास भाग पर अहिड़वाड़ा पर मालवा का अधिकार होना था। 1456 में चंपानेर नामक स्थान पर हुई इस आशय की संधि के बाद कुतुबुद्दीन आबू पर अधिकार का चित्तौड़ की तरफ बढ़ा। वहीं पर महमूद खिलजी ने मालवा की तरफ से मेवाड़ पर आक्रमण किया। परिष्ठा के अनुसार कोंबा इन दोनों विद्रोहियों आक्रमणकारियों को धन दे देता है। क्या दे देता है, धन देकर वापस लौटा देता है। लेकिन यहाँ पर कीर्ति प्रशस्ति तथा रसीद क्रिया के अनुसार और रसीद क्रिया के अनुसार ध्यान रखिएगा दोनों को, कीर्ति प्रशस्ति और रसीद क्रिया के अनुसार अगर बात की जाए तो दोनों सुल्तानों को कुंभा के द्वारा पराजित किया जाता है। पराजित करने के पश्चात दोनों सुल्तानों को कुंभा पराजित कर देता है और पराजित करने के पश्चात में एक उपाधि धारण करता है जिसका नाम है हिंदू बादशाह। हिंदू बादशाह की उपाधि धारण करता है जिसको हिंदू सुल्तान कहा जाता है, हिंदू बादशाह की उपाधि धारण करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। संघर्ष होता है, मेवाड़ के विरुद्ध सहायता प्राप्त की जाती है, दो सुल्तानों को पराजित करता है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति तथा रसीद क्रिया के अनुसार अगर बात की जाए तो कुंभा ने दोनों सुल्तानों को पराजित किया है। और पराजित करने के पश्चात में आगे की बात यह है कि पराजित करने के पश्चात में उसने इन दोनों सुल्तानों को पराजित करने के पश्चात में हिंदू बादशाह की उपाधि धारण करता है। जो सोर्सेज है जिस बुक्स के अकॉर्डिंग हम तो चल रहे हैं 12th आर्ट्स इतिहास की राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब है उसके माध्यम से चल रहे हैं, जिसमें महाराणा कुंभा का जो टॉपिक दिया गया है उसके अनुसार हम पढ़ रहे हैं। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां चलेंगे। इस टॉपिक को लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। आज के लिए बस मेरा इतना ही। ढंग से पढ़िएगा और तरीके से इस वीडियो को देखिएगा, आपको इसका फायदा भी आपको प्राप्त होगा। ठीक है बेटा।